नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके में वेलकम है। सो गाइस आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर सैम 1। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो था फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गाइस इंडक्टिव इफेक्ट। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट क्या होता है? एक टेम्परेरी इफेक्ट है। क्या है? एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा परमानेंट इफेक्ट था। ओके, इट ऑपरेट्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। किस में ऑपरेट करता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से? डबल बॉन्ड वाले, है ना। सैचुरेटेड हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में कौन कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये किस में ऑपरेट होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ये ऑपरेट होता है। थर्ड पॉइंट देखो, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ओनली ट्रांसफर किसका होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। और कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, अपनी जगह छोड़ के दूसरे के पास ही चले जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने शो किया, एक कार्बन है, ठीक है, कोई भी ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, ओ के साथ अटैच है, तो मैं रिएक्शन करवाऊंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाऊंगी, तो क्या होगा? जो मेरे ये बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड है, ये अटैक, ये वाले बॉन्ड किस पे आएंगे? ऑक्सीजन पे आएंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन पे आएंगे तो ब्रेक हो जाएगी ये बॉन्ड। ठीक है, ब्रेक, यहाँ क्या बच जाएगी? सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए हैं? कार्बन ने, तो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, ये मैंने आपको अभी बताया। एंड दिस अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन इट, यानी कोई भी अब न्यूक्लियोफाइल अगर मैं अटैक करवाऊं तो वो किस पे आके अटैच हो जाएगा? कार्बन पे अटैच हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास आएगा? कार्बन पे आएगा। ओके, समझ आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, और इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पे गया, तो जहां से कार्बन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अगर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करवाऊं तो ये न्यूक्लियोफाइल आके किस पे अटैक करेगा? कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अंडरस्टैंड? अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है देखो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड ई इफेक्ट। ओके, यानी जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है मल्टीपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स का, किसी भी जो एटम जुड़ा हुआ है उससे बॉन्डेड है उसके पास चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में सेम, जैसे उसमें क्या था? माइनस आई था और प्लस आई इफेक्ट था। इसमें क्या हो जाएगा? प्लस ई इफेक्ट हो जाएगा, और इसमें प्लस ई माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है। प्लस ई इफेक्ट होता है, प्लस ई इफेक्ट में क्या होगा? इफ pi electrons are if pi electrons are transferred to that atom
of double bond to which attacking agent get attached। यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, जिस एटम पे बॉन्ड ऐड करेंगे वो क्या हो जाए, अटैक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गया, जहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रही हैं वहीं पे आके क्या हो जाए, अटैच हो जाए। ठीक है, यानी देखो कार्बन यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए H पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो ये H है ये कहाँ अटैच हो गया, इस कार्बन पे अटैच हो गया। यानी जहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स जा रही हैं वहीं पे आके वो क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ई इफेक्ट, पॉजिटिव ई इफेक्ट। ठीक है, अब मेरे पास आया नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव ई इफेक्ट में क्या होता है, नेगेटिव में देखो, अगर इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू एन एटम ऑफ डबल बॉन्ड अदर देन दैट ऑफ वन ऑफ विच अटैकिंग एजेंट गेट अटैच, यानी कुछ अलग पे। अब मेरे देखो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ओ पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ का किस पे जा रहे हैं, ओ पे जा रहे हैं। लेकिन मेरा जो सी एन है, सी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो अटैच क्या होगा, जो ये सी है, सी एन है, ये किस पे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन पे होगा। यानी अटैच तो सी एन हो रहा है, अटैच तो क्या हो रहा है, सी एन हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो किस पे आ रहे हैं, ओ पे आ रहे हैं। तो मेरा क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ क्या आ जाएगा सी एन, और यहाँ क्या हो जाएगा ओ। ओ पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो इसको हम बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। अंडरस्टैंड, यानी इसमें माइनस ई में क्या है, कोई तो पाई इलेक्ट्रॉन तो दूसरा लेगा, उससे अलग आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा ग्रुप। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उससे कोई दूसरा आके अटैच हो जाता है, लेकिन प्लस में क्या होगा, प्लस ई इफेक्ट में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है वही आके अटैच हो जाता है कार्बन से। ठीक है, ये प्लस ई इफेक्ट है और माइनस ई इफेक्ट है, दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, देखो अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए मेरे पास, एक ऐसा है जिसपे क्या हो रहा है, दोनों अगर ए मेरे पास एक ऐसा कोई भी एलिमेंट है, देखो ए जिसपे क्या हो रहा है, दोनों इफेक्ट्स हो रहे हैं, यानी ई आई इफेक्ट भी है और ई इफेक्ट भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है और इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हो रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो जब हमेशा याद रखना कि जो हमारा ई इफेक्ट है ना वो क्या करता है, डोमिनेट्स ओवर आई इफेक्ट, तो हम उसको ज़्यादा कौन सा इफेक्ट होएगा, उस पर ई इफेक्ट होगा। आई और ई दोनों हैं, तो मोर प्रेफरेंस जिसको हम देंगे वो किसको देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को देंगे। अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेंस। ठीक है, 4 इफेक्ट होते हैं, अब हमने थर्ड कर रहे हैं, 2 हमने कर लिए, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, अब हम करेंगे रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस में देखो नॉर्मल सी पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके लेविस स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेविस स्ट्रक्चर गाइज मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये +1 का टॉपिक है, तो लेविस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं, जिससे हम, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो इसको हम डॉट से शो करते हैं। ऐसे लेविस स्ट्रक्चर्स हम बनाते थे, +1 में भी किया है, +2 में भी किया है। ठीक है, अगर नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको बताऊंगी, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देखो, एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सच मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेविस स्ट्रक्चर, यानी जिनके एक अकेला स्ट्रक्चर नहीं होता, लेविस स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत सारे लेविस स्ट्रक्चर बन जाते हैं सॉरी, बहुत सारे
लेविस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उस इफेक्ट को ये एक्सप्लेन करता है। ओके, फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस अकर फॉर द मॉलिक्यूल्स विच कैन राइट 2 और मोर लेविस स्ट्रक्चर्स। यानी जो रेजोनेंस का इफेक्ट है वो किस पे होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर अगर बन जाए, डिफर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो क्या हो, अलग अलग हो, बट नॉट इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम। जो रिलेटिव पोजीशन है एटम की उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड इधर आ जाए तो सिंगल सिंगल डबल, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, एटम्स की मूवमेंट नहीं होती। ओके, जो हमारे लेविस स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, अगर मैं बेंजीन को ऐसे भी शो कर सकती हूँ, यही अगर मैं ऐसे शो करूँ तो क्या होगा, सेम बात है, ये और ये। इसमें मैंने क्या चेंज किया है, कोई कार्बन तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं की ना, बस क्या कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स जो डबल बॉन्ड है उसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ, डबल बॉन्ड को मैं शिफ्ट कर रही हूँ, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन से चेंज कर रही हूँ, तो ये क्या बनाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लिया यहाँ पे रेजोनेंस CO2 का, CO2 का है, CO2 में कार्बन है O पे कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 2 लोन पेयर है, दोनों पे 2 लोन पेयर है। यहाँ क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, अब ये जो लोन पेयर है मैं अटैक करवा दूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर दूँ, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे, 3 लोन पेयर, इस पे क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर। अभी अपने इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के आ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिला के क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, ये बन गया। अब देखो यही सेम चीज मैं कर सकती हूँ इस साइड भी, अगर मैं ये क्या करूँ, ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आगे, और ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूँ, तो मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जब हम चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, अब हमारे पास आता है रेजोनेंस एनर्जी का टॉपिक। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन द क्लोनिकल स्ट्रक्चर, यानी अगर मैं बात करूं कि जो मेन है, अब मैंने एग्जांपल लिया ना पीछे इसका, जो स्टार्टिंग में जो मेरे पास फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, क्लोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसकी जो एनर्जी होती है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर से मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा स्टेबल होता है। ओके, रीजन फॉर द स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। ओके, किसके बाद, किसकी बात कर रही हूँ मैं, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रही हूँ, जो स्टार्टिंग में मेरे पास होता है। उसके बाद है मेरे पास रेजोनेंस एनर्जी, क्या होती है, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी जो मेरा स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर था जिसको मैं बोल रही थी रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड का और जो मेरा मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनके बीच में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। देखो ये मेरा मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये मेरा एक्चुअल मॉलिक्यूल जो था जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है दोनों का, इन दोनों के जो बीच में है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस
एनर्जी, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ओके, जितने ज़्यादा मोर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ज़्यादा मेरी डीलोकलाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी। उससे क्या होगा, मेरी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी और कंपाउंड मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी अगर आपको एक ए दे दूँ, एक बी दे दिया मैंने, इन दोनों कंपाउंड्स के, इसके मैं 3 स्ट्रक्चर बना सकती हूँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसके मैं 4 बना सकती हूँ। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से स्टेबल कौन सा है, जिसके ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, रीज़न क्या होता है, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होगी तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबल भी ज़्यादा होंगे। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास टर्म आती है फ्रॉम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इट इज अमाउंट ऑफ हीट इवोटेड व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज हाइड्रोजनेटेड। यानी अगर कोई भी 1 मोल कंपाउंड मैं ले लूँ, उसको क्या कर दूँ, H2 पास करवाऊँ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जब उसकी जो हीट निकलती है, इवोट होना मतलब निकलती है, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ले लिया, साइक्लोहेक्सेन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो मेरा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन बन गया। जो एनर्जी निकली मेरी, जिसको मैंने बोला हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा H, वो कितनी है, -19.66 किलो जूल पर मोल। समझ आ गया। यानी जो एनर्जी निकलती है जब हम क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हाइड्रोजनेटेड करते हैं, यानी हाइड्रोजन से पास करवाते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद मेरा है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द क्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेरियस बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी। इसको हम फाइंड आउट करते हैं, न्यूमेरिकली हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सम अप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जीज। कैसे करते हैं, लेट्स सी, बेंजीन का एग्जांपल ले रहे हैं। बेंजीन है 6 हाइड्रो बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी किसकी, CH की। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के साथ मेरी हाइड्रोजन्स भी है, तो उनका क्या होगा, उनकी बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी प्लस 3 इंटू में बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी ऑफ CC, कार्बन कार्बन की, और फिर क्या करेंगे, बॉन्ड डिसएसोसिएशन ऑफ डबल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन की बॉन्ड डिसएसोसिएशन। इनकी वैल्यूज गिवन होती हैं, इनको सम करेंगे, सम अप करेंगे, मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, तो आंसर आ रहा है मेरा 43 किलो जूल पर मोल। ओके, अब एक्सपेरिमेंटली जो हमारा आता है फॉर हीट फॉर्मेशन कितनी आती है, वो आती है 5494। ओके, अब मैं रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट करूंगी। अगर बेंजीन के केस में अगर मेरे को बोल दे कि क्या करना है, रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू होती है उसमें से कैलकुलेटेड वाली माइनस कर देते हैं। ओके, ये न्यूमेरिकल पोर्शन था। ओके, अब नेक्स्ट है मेरे पास कंडीशंस क्या क्या होती हैं रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस हमने पढ़ लिया, कंडीशंस का भी आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो देखो, वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स should differ only in position of electrons, not in the nucleus। यानी only पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होती है, एटम्स की चेंज नहीं होती। ओके, ऑल एटम्स टेक पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म शुड हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी
इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर अनपेयर्ड है और पेयर्ड है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए थ्रू आउट ऑल द स्ट्रक्चर्स। All the resonance structures have nearly same energy of the amount of energy and stability, यानी सबकी स्टेबिलिटी लगभग एग्जैक्ट नहीं होती लेकिन ऑलमोस्ट नियरली क्या होती है, सेम होती है। अब ज्यादा डिफरेंस हम उसमें नहीं कर सकते। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है स्टेबिलिटी। फर्स्ट क्या है मेरे पास, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी में क्या होगा, स्टेबिलिटी में देखो जितने ज़्यादा मेरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। बॉन्ड लेंथ इन द रेजोनेंस हाइब्रिड आर डिफर देन दैट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या करती है, अलग होती है, डिफरेंस होता है उनके बीच में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास इसकी डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या है, जनरेशन ऑफ सेंटर ऑफ लो एंड हाई डेंसिटी इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर कॉल्ड आई इफेक्ट। यानी एक हाई का और एक लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिस्टम बनाने को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या आइसोमेरिक इफेक्ट, जिसको कैपिटल एम से हम शो करते हैं। दो टाइप के होते हैं, माइनस आर एंड प्लस आर। ठीक है, ये मैंने आपको नॉर्मली बताया, सेम चीजें होती है। माइनस है तो इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो मेरा क्या होगा, माइनस होगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दे रखे हैं, हो गया। और प्लस आर में क्या होगा, अगर मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने वाले ग्रुप अटैच हैं, तो कौन से होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये लास्ट टॉपिक है गाइस आज इस वीडियो का। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या क्या शो करता है, क्या क्या एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल एंड अराइल हैलाइड्स। विनाइल की और अराइल हैलाइड्स की क्या करता है, लो रिएक्टिविटी बताता है। विनाइलिक कौन से होते हैं गाइस, पता होना चाहिए। विनाइल हैलाइड्स देखो, एक कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, यानी जो मेरा हैलाइड हैलोजन ग्रुप अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन, उसी के कार्बन से जिससे वो अटैच है उस कार्बन से ही क्या हो, एक डबल बॉन्ड बने। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विनाइल। और एराइल आपको पता ही है, एराइल ग्रुप्स जो बेंजीन है, साइक्लो वाले ग्रुप्स आ जाते हैं वो। ओके, उसने कंपेयर किया कि इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, रीजन रहेगा प्लस आर इफेक्ट की वजह से। प्लस आर इफेक्ट की वजह से, प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हेलोजन आर डिलोकलाइज्ड ऑन द एंटायर पाई सिस्टम। यानी देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये शिफ्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यानी डबल बॉन्ड करेक्टर है, डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से और रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट की वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है विनाइल की और एराइल की वो क्या होती है, कम होती है। ओके, सेम एज इट इज हम एराइल के केस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जो कार्बन क्लोराइड है वो क्या करेगा, एक्वायर सम डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ क्या आ गई, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गई, यहाँ भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ गई, यहाँ भी डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाती है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, हाई रिएक्टिविटी ऑफ
एलाइल एंड बेंजाइल, सेम चीज़, एलाइल और उसमें बेंजाइल में क्या हो जाएगा कि वो रेजोनेंस से हमारे स्टेबल होते हैं, इजीली ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरा डाइपोल मूवमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, ओवरऑल होते हैं ना, ओवरऑल सम ऑफ डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। डाइपोल मूवमेंट वही होती है कि ओवरऑल सम अप होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है एक कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ इथाइल क्लोराइड यानी CH3CH2Cl इज मच हायर देन दैट ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल के क्लोराइड से उसकी ज़्यादा होती है डाइपोल मूवमेंट। ये स्ट्रक्चर बन गए, ये क्या है मेरा इथाइल क्लोराइड है और ये क्या है मेरा विनाइल क्लोराइड है। डायरेक्शन जो है, ठीक है, अब विनाइल में क्या आएगा, विनाइल है, विनाइल में दोनों इफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। विनाइल में जो विनाइलिक क्लोराइड है इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है। और क्लोरीन क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, तो उसका डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट यानी डिक्रीज करता है, लेकिन इथाइल में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, उसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ओके गाइस, सो thank you for watching this video on Creative Study AK.